हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। आ गया हूं लेकर के मैं मैथ्स मैजिक का पार्ट 6। आज का सेशन शानदार होने वाला है। इससे पहले भी मैथ्स मैजिक के 5 पार्ट आ चुके हैं, तो आपको वो सारा सेशन देखना है। ये सेशन कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके पिछले एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से सारे प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो आपको कोशिश करना है कि ये सेशन को पूरे तरीके से देखें और किस तरह से बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कंप्लीटली आप लोगों को ये सेशन देखना है, ध्यान से देखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है ये सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक को 40% वोट मिले और वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। देखिए बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कितना वोट मिलता है 40%, तो दूसरा को कितना मिलेगा 60%। तो पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया, 20% वोटों से हार गया। और प्रश्न में क्या दे रखा है कि वो 298 वोटों से हार गया, यानी 20% का ही वैल्यू कितना होगा 298 होगा। तो आपसे पूछा है कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड पूछा है, यानी कि टोटल वोट कितने होते हैं 100%। अगर 20% का वैल्यू 298 है तो 100% का क्या हो जाएगा, यहां से आप इसे काट लीजिए 1:5। अगर आप देख रहे हो एक यूनिट का वैल्यू 298 है तो 5 यूनिट का क्या हो जाएगा 5 × 298। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 300 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1500, ये 300 से 2 कम है, यानी कि 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कम हो जाएगा, यानी ये 1500 से 10 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1490। यानी टोटल वोट कितने डाले गए हैं 1490। तो आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में किया जाए, इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा, आप एग्जाम में बहुत जल्दी अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन को। तो कम से कम लिखने की कोशिश करनी है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कहा था कि 40% वोट एक आदमी को मिलता है, एक व्यक्ति को मिलता है, मतलब एक उम्मीदवार को मिलता है और वो 298 वोटों से हार जाता है। तो डायरेक्ट आप इस लाइन को पढ़कर देखिए कि अगर उसे 40% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 60%। तो डायरेक्ट आप ध्यान में आपके आना चाहिए कि वो 20% वोटों से हारा है। तो 20% वोट का जो वैल्यू हो कितना होगा 298, 100% का कितना होगा, बस उसको इक्वेट करा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अगर a इज इक्वल टू 20 डिग्री है, अगर a इज इक्वल टू 20 डिग्री है तो 4 cos³ माइनस 3 cos A का मान ज्ञात करें। यानी आप लोगों को दे रखा है a इज इक्वल टू 20 डिग्री, पूछा क्या है 4 cos³ माइनस 3 cos A। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 cos³ माइनस 3 cos A बराबर होता है cos 3A के। किसके बराबर होता है cos 3A के। ये बात आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 4 cos³ माइनस 3 cos A इज इक्वल टू होता है cos 3A। अगर A इज इक्वल टू 20 डिग्री है तो 3A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि डायरेक्टली आप लोगों से cos 60 डिग्री का वैल्यू पूछना चाहा है, तो cos 60 डिग्री क्या हो जाता है 1/2। तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, और डायरेक्ट आप लोगों को अगर ये बात पता होगा तो देख रहे हैं आप लोग क्या पूछा गया है cos 3A पूछा गया है। तो a इज इक्वल टू अगर 20 डिग्री है तो 3A 60 डिग्री, तो डायरेक्टली cos 60 डिग्री का मान आप लोगों को बता देना है और ऑप्शन में लगा देना है। तो ज्यादा लिखना नहीं है, आराम से आप लोगों को ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि A की क्षमता B से 50% अधिक है और C A और B के कुल क्षमता के आधे क्षमता से काम करता है। यदि C इस काम को 40 दिनों में पूरा कर लेता है तो A B C मिलकर के काम कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए आप लोगों के पास तीन लोग हैं A B और C। कह रहा है कि A की क्षमता B से 50% अधिक है। 50% को अगर आप लोग फ्रैक्शन में देखोगे तो क्या होगा 1/2। यानी अगर B की क्षमता 2 है तो A की कितनी हो जाएगी, इससे एक अधिक यानी 3। तो A की 3 हो जाएगी, B की 2। और C की क्षमता क्या है, इन दोनों की क्षमता की आधी, यानी कि 3 2 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, ये C की क्षमता हो जाएगी। अब कह रहा है C 40 दिनों में काम कर लेता है, तो टोटल वर्क क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। C की क्षमता क्या है 2.5 और कितने दिनों में कर ले रहा है 40 दिनों में कर ले रहा है। पॉइंट यहाँ से आप हटा लीजिएगा, जीरो यहाँ से काट लीजिएगा। आप पॉइंट हटाकर नीचे जीरो लिख करके फिर मत काटिएगा, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप बार बार लिखोगे। डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट हटाना है और ये जीरो काटना है। कितना हो जाएगा ये टोटल वर्क 25 4 जा 100, ये आपका टोटल वर्क है।
अब इस काम को किसे करना है, ए बी सी तीनों को मिलकर के करना है। तो ए बी सी तीनों का मिलाकर के एफिशिएंसी क्या है, 3 2 5 और 2.5 7.5 हो जाएगा। यानी 7.5 की इफिशियंसी है इनकी, और करना कितना काम है, 100 काम। तो कितने दिनों में कर लेंगे, 100/7.5 दिनों में। ये पॉइंट आप यहाँ से हटाते हो, यहाँ 0 आता है, यहाँ काटिएगा तो 25 के टेबल में कितने बार में, 40 बार में, और ये 3 बार में, यानी 40/3। इसे और काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 13.33। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 13.33 हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। देखिए ए की क्षमता बी से 50% अधिक थी, इसे आप फ्रैक्शन में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यानी अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की उससे 1 अधिक होगी, यानी 3। सी की क्षमता क्या है, इन दोनों की क्षमता की आधी है, तो इन दोनों का क्षमता 3 2 5, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.5। ये 2.5 किसकी क्षमता है, सी की है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। सी की क्षमता था 2.5 और वो 40 दिनों में काम कर लेता था, तो 2.5 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 100। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब यही 100 वो जो 100 वर्क आप लोगों का टोटल है, ये कराना किससे है, ए बी और सी से करवाना है। ए बी सी की क्षमता क्या है, 7.5 की है, तो 100 वर्क कितने दिनों में कर लेगा, 40/3 दिनों में। इसे आप काट लोगे तो क्या हो जाएगा, 13.33 डेज। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं त्रिभुज के आधार का 4/5 है। यानी कि आप लोगों का जो बराबर साइड है वो बेस का क्या है, यानी कि आधार का क्या है, 4/5 है। ठीक है, अगर आप इधर आधार ले आओगे तो अगर मैं इसे बराबर साइड को लिख लूँ इक्वल साइड अपॉन आधार को लिख लूँ बेस, तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। यानी कि इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो है क्या है, 4:5। अगर इक्वल साइड को आप ए मान लेते हो और बेस को बी मान लेते हो, यहाँ भी आप लोग एक्स लगा लो दोनों के साथ, 4x और ये 5x हो गया। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिधि होता है क्या होता है, 2a प्लस बी, यानी 2a। ए क्या है, इक्वल साइड है, और बेस क्या है आपका बी है। अब देखिए 2a प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 4x प्लस 5x, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 91 सेंटीमीटर। ये परिधि के बराबर है, परिधि का वैल्यू कितना है, 91 सेंटीमीटर। इसे आप मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो 13x बराबर अगर आपका 91 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है त्रिभुज का आधार यानी बेस पूछा है। बेस कितना था, 5x था, तो 5 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, 35। अगर आपसे इक्वल साइड पूछ देता तो क्या हो जाता, 4 इंटू 7 28। अब आप लोगों को पता चल गया कि त्रिभुज का आधार क्या है, 35। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 35। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिधि होता है वो होता है 2a प्लस बी। अब ए और बी का जो रेशियो है क्या है, 4:5 है। यानी कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8, और बी कितना था, 5 प्लस 5, यानी कि 13 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, 91 के बराबर है। 13 यूनिट जो है, 13 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 91 के बराबर है। डायरेक्ट आप लोगों को प्रश्न में बस इतना लिखना है इस प्रश्न को देखकर, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिधि होता है क्या होता है, 2a प्लस बी। यहाँ पर a और b का जो रेशियो था क्या था, a:b का रेशियो जो था वो 4:5 था। यहाँ a मैं किसे मान रहा हूँ, इक्वल साइड को, b क्या है, बेस है। अब देखिए ये 13 यूनिट बराबर 91 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे पूछा था बेस क्या है, तो बेस क्या था, 5 यूनिट था, 5 इंटू 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35। इक्वल साइड पूछ देता तो क्या हो जाता, 4 इंटू 7 28। तो मुझे आशा है कि बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस इतना ही लिखना है एग्जाम में, समय को बचाना है, कैलकुलेशन पर ध्यान दे। 2-4 स्टेप आप लोगों को एग्जाम में स्किप करना है, तो वो स्किप आप एग्जाम में डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, आपको घर में प्रैक्टिस में ही करना है स्किप। कैसे स्किप करेंगे, तो घर में आप लोग सेट लगाते हो तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जब सेट लगा रहे हो तो आप लोगों के पास पेन और कॉपी नहीं होनी चाहिए, आप लोग मन में ही उसे सॉल्व करो। अगर आप लोग मन में सॉल्व करने लग जाओगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, विश्वास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपये घटाने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। यानी कि अगर एक दुकानदार एक टेबल को बेचता है तो अंकित मूल्य को 576 रुपये कम कर देता है और 20% का लाभ कमाता है। बोल रहा है यदि टेबल का लागत मूल्य 3840 रुपये है
तो टेबल का अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी पूछ रहा है कि अगर मार्क प्राइस पर बेच दिया जाए तो कितने परसेंट का आपको लाभ होगा। अगर देखिए आप मार्क प्राइस से 576 रुपये कम में बेच रहे हो तो आपको 20% का लाभ हो रहा है। तो आज भी आपको 20% का लाभ होगा जब आप मार्क प्राइस पर बेचोगे, यानी कि 576 रुपये का छूट नहीं दोगे तो 20% का तो लाभ होगा ही होगा। प्लस में आपको एक्स्ट्रा कितने का लाभ होगा, 576 रुपये का लाभ होगा। इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 576। और लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पर होता है। 3840 इंटू 100, यहाँ जीरो से जीरो काट लेंगे, 24 का स्क्वायर है ये, तो 24 के टेबल में 24 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, 24 वन जा 24, 14 और 4 144, 16 बार में चला जाएगा। फिर ये 8 के टेबल में 3 बार में, 8 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, ये कितना हो जाएगा, 5 दिया के 15%। तो इधर 15% और इधर 20%, कितना हो गया टोटल 35% का लाभ। तो आप लोगों को इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप लोग डायरेक्टली मार्क प्राइस मत निकालने लग जाइएगा, बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप लोग मार्क प्राइस निकाल करके इसे सॉल्व करने जाओगे। आप लोग डायरेक्ट देखो कि आज उसे अगर 20% का लाभ होता था जब वो 576 का छूट देता था, तो अब अगर वो छूट ना देगा तो उसे 20% का तो लाभ होगा ही होगा, प्लस में एक्स्ट्रा 576 रुपए का भी लाभ होगा। तो 576 रुपए कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 576 रुपए किस पे लाभ होता है, हमेशा सीपी पे होता है। तो 576 अपॉन 3840 इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा। तो ये 15% के बराबर आ गया, ये 20%, तो टोटल 35% का लाभ हुआ। अब आप इस प्रश्न को फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, आइए देखते हैं कैसे। देखिए अगर आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति 3840 रुपए में एक टेबल बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। इस 20% का लाभ तो इसे परसेंटेज में होता है, अगर रुपए में बात करें तो इसे कितने का लाभ होगा, तो 3840 का 20% आप निकाल लोगे, 20% निकाल लोगे। ये देखिए परसेंटेज से आपका ये जीरो और ये जीरो कट गया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100। ये 100 नीचे आता है, जीरो जीरो कट जाता है आपका। तो डायरेक्ट आप लोगों को काट लेना है, अपॉन 100 नहीं करना है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 1 रहा आपका हाथ में, 3 टू जा 6 और एक 7, 768 रुपए का आपको लाभ होता है जब 20% का लाभ था। आज आपको कितने का लाभ होगा, 768 का तो होगा ही होगा, प्लस में 576 रुपए एक्स्ट्रा का लाभ होगा जो कि आप लोग छूट दे रहे थे। अब देखिए इसे अगर आप लोग काट के रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 के टेबल में ये 24 दिया के 72, और कितना बच गया 4 और 8, 24 दूनी के 48, ये भी 32। ये कितने बार में जाएगा, 24 के टेबल में 24 बार में। फिर से काटिए, 8 के टेबल में 4 बार में, 8 के टेबल में आपके 4 बार में, और 8 का टेबल में 3 बार में, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7। यानी आज उसे 7 यूनिट का लाभ हो रहा है, पहले होता था 4 यूनिट का। 4 यूनिट का जो लाभ है वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। इसका कितना गुना है, 5 गुना। तो 7 यूनिट का लाभ कितने के बराबर हो जाएगा, 7 गुने 5, 35% के बराबर। देखिए क्या किया हमने इसमें, देखिए अगर आप देख रहे हो तो रुपए में कितने का लाभ हो रहा है, 768 रुपए का लाभ। वो आज भी होगा जब वो मार्क प्राइस पर बेचेगा, प्लस में एक्स्ट्रा लाभ होगा जो कि वो छूट दे रहा था 576 रुपए का। तो अगर आप इसे अगर रेशियो में ले रहे हो तो कितना हो रहा है, 4:7 रेशियो का। 4 रेशियो के बराबर अगर 20 है, 20% है, तो 7 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 35%। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 35%। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 700 रुपए की राशि ए, बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है कि ए और बी को 2:3 और बी और सी को 4:5 के अनुपात में राशि मिलते हैं। तो ए बी सी को कितनी राशि मिली। अब देखिए बोल रहा है क्या कि यहाँ पर दो तीन लोग हैं, ए बी और सी। आप यहाँ देख रहे हैं कि बी यहाँ पर भी आ रहा है और बी यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों जगह बी आ रहा है, तो बी का दोनों ही जगह वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि बी अगर बी का चेहरा एक जैसा है तो उसका मान भी तो एक जैसा ही होगा दोनों जगह। तो दोनों जगह आपको अगर बी का वैल्यू सेम है तब तो ठीक है, और नहीं है तो बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ भी 3 4 जा 12। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। आपको एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको डायरेक्ट देखना है बी अगर सेम नहीं है तो सेम करना है। सेम करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये हो गया 12, यहाँ पर 4 2 जा 8। आपको माइंड में ही ये काम कर लेना है। अब हम देख रहे हैं क्या, ए बी सी को 15 12 और 8 के अनुपात में पैसे मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 15 12 27 और 8 35 यूनिट, यानी 35 यूनिट इन्हें कुल पैसा मिला। और कुल पैसा कितना मिला है, 700 रुपए, यानी 35 यूनिट किसके बराबर है, 700 के बराबर है। एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, इसका 20 गुना है, 20 के बराबर। ए को कितना मिल रहा है, 8 यूनिट, 8 गुने 20 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 160 रुपए। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में ए को 160 मिल रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए को 160 मिल रहा है, तो तीनों का वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 2-3 सेकंड आराम से बचेगा। तो कोशिश करना है कि अगर इस तरह का प्रश्न आए, 3 लोग हैं तो एक का ही वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो लगा करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो बी को कितना मिलेगा, देखिए 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा 240। सी को कितना मिलेगा 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300। तो 160, 240 और 300 ये क्या है, ए बी सी को मिलने वाली राशि है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब आप लोग इस तरह के प्रश्नों को डायरेक्ट ऑप्शन से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए ए और बी को 2:3 के अनुपात में राशि मिलती है, ए और बी को 2:3 के अनुपात में राशि मिलती है। तो जो ए और बी को पैसा मिला होगा वो भी 2:3 के अनुपात में होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ए और बी को 2:3 के अनुपात में पैसा मिला। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 0 से 0 काट रहे हो, ये 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो यहाँ ए और बी का जो रेशियो कितना आ रहा है 3:5 आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो सेम है, ये भी 3:5 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये 0 से 0 काट ले रहे हो, यहाँ 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो ये कितना आ रहा है 5:8 आ रहा है, जबकि ए और बी को मिल कितना रहा था 2:3। यहाँ पर अगर आप काट रहे हो तो कितना हो जाएगा 82 जा 160 और 83 जा 240। तो 2:3 कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हो इस तरह के प्रश्न को। जब भी रेशियो में पूछे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। अब देखो मान लो अगर दो ऑप्शन ऐसा रहता जिसमें 2:3 रहता, तो देख लेते बी और सी को जो मिल रहा है 4:5, तो फिर बी और सी का रेशियो देख लेते 4 और 5 है कि नहीं, तो जिस ऑप्शन में होता वो आपका ऑप्शन हो जाता। तो कोशिश कीजिए कि पहले ऑप्शन से कर लें और उसके बाद ना हो तो आप लोगों को बेसिक तो मैंने बता ही दिया है, बेसिक को आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष में कोई राशि खुद की दोगुनी हो जाएगी 12% वार्षिक दर से। आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100%, दोगुनी हो गई तो कितने हो जाएंगे 200%। दोगुनी होने पर कितना हो जाएगा 200%। तो 100 से 200% हो गया, कितना बढ़ गया 100% बढ़ गया। अगर आप देख रहे हो 12% पर ईयर आप लोगों को मिल रहा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100% कितने साल में हो जाएगा, एक साल में अगर 12% मिलता है तो 100% कितने साल में हो जाएगा 100/12 साल में। यहाँ से अगर आप काटते हो तो 4 के टेबल में 25 बार में और ये 3 बार में, ये क्या हो जाएगा 25/3। इससे काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8:1/3 ईयर, यानी 8:1/3 ईयर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट उत्तर। लेकिन आप लोगों को ईयर और मंथ में दे रखा है तो इसे मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8:1/3 इंटू 12, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में। तो ये हो जाएगा 8 साल 8 ईयर 4 मंथ। तो मुझे आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, दोगुनी हो गई तो 200% हो गया, यानी कितना बढ़ गया 100% बढ़ गया। एक साल में 12% इंटरेस्ट मिलता है तो 100% कितने साल में मिलेगा 100/12 साल में मिलेगा। यानी अगर आप इसे काट के सॉल्व करते हो तो कितना आ रहा है 8 साल 4 महीना इस प्रश्न का राइट उत्तर आ रहा है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इस तरह के प्रश्न में, इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ए को 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह बाद बी भी 70,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यानी ए और बी का क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। ए और बी का प्रॉफिट पूछा है। अगर बी का प्रॉफिट मैं पी बी मान लूँ और ए का प्रॉफिट पी ए मान लूँ तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा पी ए इज टू पी बी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के केस में प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अगर बात करूँ पीए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट इसका आई ए रहा होगा, टाइम टी ए रहा होगा, तो पीए का प्रॉफिट हो जाएगा आई ए इंटू टी ए। पीबी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट बी रहा होगा, आई बी रहा होगा, तो आई बी इंटू टी बी। ये हो जाएगा किसका बी का प्रॉफिट। अब अगर आप देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ए का कितना है 50,000 है, बी का कितना है 70,000 है। यहाँ भी 4 जीरो है और यहाँ भी 4 जीरो, तो डायरेक्ट आप लोगों को काट लेना है मन में ही, इसे काटना नहीं है यहाँ पर ला करके डायरेक्ट मन में काटिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू कितने साल तक के लिए रहा है, तो 1 साल के लिए। 1 साल का कितना बोलते हैं 12 महीना, 1 साल 12 महीना। अब ये 7 लगाया है कितने दिन के लिए रहा है, तो 3 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद आया है यानी कितने महीने तक रहा है 9 महीने तक रहा है। इसे काट लेंगे 4:3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21। तो ए और बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी बी 20:21 हो जाएगा। तो पी ए और पी बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20:21। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ए का इन्वेस्टमेंट क्या था 50,000 रुपये था, बी का इन्वेस्टमेंट कितना था 70,000 रुपये था। तो 50,000 आप लोगों को नहीं लिखना है क्योंकि दोनों में ही 4 जीरो है, तो जीरो से जीरो काट लेना है।
अब ए 1 साल के लिए रहा है, 1 साल मतलब 12 महीने के लिए रहा है, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा 7 इंटू 9, क्योंकि 3 महीने के बाद आया है। काट कर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20:21। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्या 12,906 और 14,818 का एचसीएफ जो है 478 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को दे रखा है क्या एचसीएफ, पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है 478 है। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 12906, सेकेंड नंबर क्या है आपका 14818। अब आप लोग इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। आप लोग यूनिट प्लेस को सेटिस्फाई कराओगे। तो यहाँ से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है 8 6 जा 48, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ मेरा 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा यूनिट प्लेस पे 8 आ जाए। तो 8 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 6 48, यूनिट प्लेस पे 8 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हमने देखा हमारा ए ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन ऐसा रहता जिसके यूनिट प्लेस पे 6 होता तो हम लोग टेंथ प्लेस से सेटिस्फाई कराते। अगर दो ऑप्शन मान लीजिए टेंथ प्लेस वाला भी सेम हो जाता तब हम लोग जाते किस पर डिजिट सम पर, डिजिट सम से सेटिस्फाई करा लेते, लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसका को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्या करना है डायरेक्ट देखना है। आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी इन दोनों के बीच क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, यूनिट प्लेस में मेरा 8 आ रहा है। देखेंगे यहाँ पर मेरा एचसीएफ 8 है, मतलब एचसीएफ के यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे यूनिट प्लेस पे 8 आ जाए। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एलसीएम का जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 होगा। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में 6 है, तो ए ऑप्शन में 6 है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, यदि 475 ए बी 5 8 और 9 से विभाजित है तो 10 ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। आपके पास एक नंबर है 475 ए और बी, ये डिविजिबल है किससे 5 8 और 9 से। अब आप लोगों को 5 8 और 9 का विभाजकता का रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 5 से कोई नंबर तभी विभाजित होता है जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। 8 से विभाजकता का क्या नियम है कि उसके आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। 9 का क्या है सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो अगर आप देख रहे हो तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 5, ठीक है, 0 या 5। अगर आप बी का वैल्यू 5 रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 8 से कोई भी नंबर कभी नहीं कटेगा अगर इसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। 8 से विभाजित होने के लिए यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तो 8 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो बी का वैल्यू 5 नहीं होगा। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे। 9 का विभाजकता का रूल हमें पता है क्या कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4 7 11 और 5 16, 16 प्लस ए के जगह पर क्या रख दे कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो अगर ए के जगह पे आप 2 रखते हो तो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 क्या है 9 से विभाजित है, यानी ए का वैल्यू आपको क्या मिल गया 2 मिल गया। बी का वैल्यू आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। आपसे पूछा क्या गया था 10 ए प्लस बी का वैल्यू, आपसे क्या पूछा गया था 10 ए प्लस बी। 10 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस बी का वैल्यू क्या है 0 है, ये कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा 20। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने ये सेशन बहुत मन से देखा होगा, आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इन सारे सेशन को शेयर कर देना है कि अच्छे और भी बच्चे इनका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।